नमस्ते दोस्तों, तेजस्विनी फाउंडेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो स्टूडेंट यूपीएससी का इंग्लिश मीडियम में प्रिपरेशन कर रहे, हिंदी मीडियम में प्रिपरेशन कर रहे, साथ ही मराठी मीडियम में प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हीं के साथ जो मराठी मीडियम के स्टूडेंट है महाराष्ट्र के, जो कि एमपीएससी डिस्क्रिप्टिव पैटर्न जो है 25 का, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, साथ ही 2026 की जो तैयारी कर रहे हैं, इन सभी के लिए हम एक नया प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो भी दिक्कतें आती है उन पे हम बात करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट जो कि अभी बिगनर्स भी हो सकते हैं, पुराने भी हो सकते हैं, काफ़ी उनके पास तजुर्बा भी हो सकता है, लेकिन जो कि रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते, तो उनमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उनमें स्ट्रैटेजी की कमी होती है, उनके पास सही रणनीति नहीं होती है। तो अगर सही रणनीति ना हो तो आप कड़ी मेहनत भी कर लो, सब चीज़ें सही करो, लेकिन अगर रणनीति गलत हो जाए तो आपको सफलता पाने में दिक्कत होती है। तो जिनका भी अपना टारगेट यूपीएससी का है, आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, या आईआरएस बनने का, या फिर ग्रुप ए सर्विस में लैंड करने की जिनकी इच्छा है, उनके लिए हम इस प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से गाइड करेंगे। आप वीडियोस देखते जाइए, और आप अगर आपको पसंद आए तो लाइक तो जरूर करिए, लेकिन साथ ही अगले वीडियो के लिए जो है नोटिफिकेशन बटन दबा के रखो, सब्सक्राइब भी कर लो। और हम साथ ही साथ लाइव सेशन भी करने वाले हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से हम आपको लाइव आपसे डिस्कशन करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, उसमें आपके डाउट्स वगैरह हम क्लियर करेंगे। तो अगर आपको लाइव सेशन से भी जुड़ना हो हमारे साथ में, तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप के ग्रुप की लिंक शेयर की हुई है, आप उससे जुड़ सकते हैं। हम आज का जो वीडियो जो सेशन है, उस सेशन में जो भी टॉपिक हम आज कवर कर रहे हैं, वो एक हमारा ब्रॉड व्यू है, आपके लिए भी स्ट्रेटेजी है और हमारे सेशंस के लिए भी स्ट्रेटेजी है। इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर, इसी रणनीति के ऊपर हमारे अगले सेशन भी रहेंगे। एक एक जो भी रणनीति है उसको हम और आगे एक्सप्लेन करेंगे, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहकार्य, सहयोग और मार्गदर्शन करेंगे। जो मैं खुद एमपीएससी में 2 बार सिलेक्ट हुआ हूँ और यूपीएससी में 2 बार सिलेक्ट हुआ हूँ, और सेल्फ स्टडी से सिलेक्ट हुआ हूँ। जब भी मेरी रणनीति सही रही, उसी टाइम पे मेरा रिजल्ट आया है, तो उसी का मैं आपको एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ज़रूर जुड़े रहिए। चलो, पहला जो अपना सेशन है, इसेंशियल स्ट्रैटेजीज फॉर सक्सेस इन यूपीएससी, साथ ही साथ एमपीएससी और बाकी सभी एग्जाम में भी इस स्ट्रैटेजी को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो खास तौर पे हम यूपीएससी के बारे में जब बात करते हैं, तो यूपीएससी एक यूनिक एग्जाम है, ऑल इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट एग्जाम है, और उसमें हमें अगर सफल होना है तो उस तरह से हमें थोड़ा सा यूनिक सोचना पड़ेगा। यूपीएससी की तरह ही थोड़ा सा स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है यूपीएससी की तैयारी करते समय, उसके बारे में हम आप डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है कि अंडरस्टैंडिंग यूपीएससी एग्जाम पैटर्न। जब तक आप यूपीएससी का एग्जाम का पैटर्न आप अंडरस्टैंड नहीं करते, चीजें नहीं समझते कि एग्जाम किस तरह से होती है, सब लोगों को, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होता है कि यूपीएससी किस तरह से एग्जाम कंडक्ट करती है, लेकिन जो भी बिगनर्स है उनके लिए छोटे छोटे सवाल होते हैं कि एग्जाम कैसी होती है, कब होती है, उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, ये सब चीजें हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। तो यूपीएससी आमतौर पर 3 स्टेजेस में होती है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। वैसे तो प्री और मेंस 2 ही स्टेजेस मानी जाती है, मेंस में इंटरव्यू काउंट होता है। तो ये यूपीएससी का 3 स्टेजेस आपको पार करनी पड़ती है, और उसमें हर स्टेज में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। उसको फुलफिल करने के लिए आपको हर एग्जाम के लिए, जैसे प्री के लिए अलग रणनीति रखनी पड़ेगी, मेंस के लिए अलग रणनीति रखनी पड़ेगी, और इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपको अलग रणनीति रखनी पड़ेगी। उसी के साथ अगर आप यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न समझ गए, तो दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट टास्क होता है सिलेबस। सिलेबस जो होता है, आपको जो आईएएस, आईपीएस या फिर जो भी आपको सेवा में आना है, एंट्री करना है, सक्सेस पाना है, उसके लिए जो एक रास्ता बनाया जाता है, रूट है, जो वे आपको पथदर्शक का काम ये सिलेबस करता है। सिलेबस आपको बिल्कुल चीजें क्लियर करके देता है कि आपको किस तरह से किस चीज को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं, जिसमें सवाल यूपीएससी पूछेगी। तो सिलेबस बहुत मायने रखता है। बहुत सारे स्टूडेंट सिलेबस को इग्नोर करते हैं, और इसी वजह से जो दिल में आए, जो मन में आए, जो हाथ में आए, पढ़ते हैं। तो वो ये ना करते हुए सिलेबस को हमें ज्यादा फोकस करना है, सिलेबस को समझना है और हमेशा साथ में रखना है। हमारे प्रिपरेशन के दौरान हम सिलेबस को लैमिनेट करके रखते थे,
जब भी कोई चीज पढ़ने जाए उससे पहले सिलेबस को देखना कि सिलेबस में जो चीज हम देख रहे हैं, जो आर्टिकल देख रहे हैं, जो चैप्टर देख रहे हैं, वो सिलेबस में कवर्ड है कि नहीं है। अगर है तो पढ़े, नहीं है तो छोड़े। ये हमारी रणनीति होती थी। तो आप सभी स्टूडेंट से मेरी गुजारिश रहेगी, सिलेबस आप बार बार पढ़ते रहो। जब तक आप सिलेबस से गो थ्रू नहीं होते तब तक किसी भी चैप्टर को, किसी भी बुक को हाथ लगाना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं साबित होगा। उसके आगे सबसे दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि क्वालिटी रिसोर्सेज फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। देखो, आपको एक मंजिल कहाँ पहुंचना है वो आपको पता चल गया कि आपको यूपीएससी में आईएएस का टारगेट जो भी आपने तय किया है, आईपीएस का जो भी आपने टारगेट तय किया वो आपकी मंजिल हो गई, सिलेबस आपका रास्ता हो गया, और स्टडी मटेरियल जो है, रिसोर्सेज जो है, वो आपके लिए सबसे सही साथी हो गए, दोस्त हो गए। जो दोस्त आपके सही होंगे, आप जितने कैपेबल है, आप जितने मजबूत है, जितने पॉजिटिव है, जितने आप में काबिलियत है, वैसे ही काबिल आपके दोस्त होने चाहिए, जो कि स्टडी मटेरियल, क्वालिटी स्टडी मटेरियल बहुत मायने रखता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो किताब कोई रिकमेंड कर दे उस उठा के पढ़ना शुरू कर देते हैं और आखिर में पता चलता है कि उस किताब से एक भी सवाल नहीं है, चाहे प्री की बात हो, मेंस की बात हो। तो कोई भी किताब लॉन्च होती है तो हमें उसके ऊपर तुरंत एक्ट नहीं करना है। सबसे पहले हमारा जो टारगेट है, सिलेबस को डिकोडिंग करना है। सिलेबस जो दिया हुआ है उसमें एक्चुअली क्या हमें सब सिलेबस, सब टॉपिक्स समझने, उसके लिए आपके लिए सबसे आइडियल जो है वो एनसीईआरटी की बुक्स है। एनसीईआरटी की 6 स्टैंडर्ड से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक जो सिलेबस में दी हुई सब्जेक्ट्स है, उन सब्जेक्ट से ऊपर आप उसके कंटेंट्स को देख लीजिए और उसकी एक समरी बना लो कि भाई ये इसी में से हमारा जो सिलेबस है ये कवर हो रहा है और इसी में से हमें आगे किसी भी चीज को एक्सटेंड करनी है, रेफरेंस बुक भी इसी से जुड़े हुए पढ़ने हैं। तो एनसीईआरटी को आपको पहले तो ध्यान से देखना पड़ेगा, उसके बेसिक बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है और उसी के साथ में उसकी नोट्स भी बना के रखना जरूरी है और उन्हीं के आधार पे आगे के जो क्वेश्चन है सिलेबस में फ्रेम होते हैं। आगे के जो सेशन रहेंगे उसमें हम आपको बिल्कुल बताएंगे कि एनसीईआरटी किस तरह से पढ़ी जाए, स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉर रीडिंग एनसीईआरटी बुक्स। तो वो शायद ही आप अभी तक जो भी एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स है उनको भी मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस तरह की रणनीति शायद ही आपने कहीं देखी होगी, जो हम आगे आपको अगले 2-3 सेशंस के बाद में दिखाने वाले हैं। तो आप जरूर उसके बारे में आप अपडेट रखिए खुद से कि वो रणनीति वाली जो सेशन है आप उनको कवर करें। उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट टास्क होता है टाइम मैनेजमेंट, डेवलपिंग अ स्टडी टाइम टेबल। पहला हो गया आपका ध्येय, दूसरा हो गया आपका रास्ता, तीसरा हो गया आपका दोस्त और चौथा हो गया समय। आप दोस्त के साथ कितना समय आपके मंजिल तक पहुंचना चाहते हो। जैसे कि हमारा तेजस्विनी फाउंडेशन का ब्रीथ है, एक स्टेटमेंट है जो कि हमें लंबी मंजिल तय करनी है, उसी को लेते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हुए। हमारा आगे आगे मेरी बायोग्राफी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, वैसे भी मैंने मेरी खुद की बायोग्राफी लिखी हुई है अजय नाम की किताब में ही। आपको पढ़ना हो तो बिल्कुल वो मिल सकती है। अभी फ़िलहाल मराठी मीडियम में है, हिंदी और इंग्लिश का भी उसका वर्जन आ रहा है। तो उसमें मैंने मेरी मंजिल के बारे में डिस्कस किया है। लंबी मंजिल तय करनी, तो हर एक का एक सपना होता है लंबी मंजिल तय करना, ऊंची मंजिल तय करना। उसके लिए समय हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि आप 2025 में सक्सेस होना चाहते हैं, 26 में सक्सेस होना चाहते हैं, या अभी आप एलिजिबल नहीं है तो 2027 का टारगेट है। जब भी आप है तो एक आप टाइम डिसाइड कर लो। देखो, आपको जिंदगी के 2-3 साल कड़ी मेहनत करनी है, उसके बाद में आपको एक अच्छे नागरिक की जिंदगी, अच्छे ऑफिसर की जिंदगी और एक देश की, राष्ट्र की सेवा करने का मौका आपको इस सेवाओं से मिलेगा। साथ ही साथ खुद को भी एक इलाइट पर्सनालिटी की तरह आप खुद को महसूस करोगे। तो चाहे सिलेबस, टाइम टेबल, जो भी चीज़ें होती है, लेकिन सक्सेस पाने के बाद में जो परिवर्तन होता है, खुद की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो देखते ही आप रह जाओगे। तो आप बिल्कुल, आप अभी जहाँ पे हो वहीं पे सभी स्टूडेंट एक बार जो पढ़ाई कर रहे हैं वो एक देखे कि जो ऑफिसर बने हुए एक दिन आपकी तरह ही इसी तरह से बिगनर्स थे, स्टार्टर्स थे, चीजें समझने वाले थे, आज वो सफल हो रहे। तो एक जो अपना टाइम टेबल होता है वो बहुत मायने रखता है। तो आप ऐसा समय प्लानिंग करें
इस तरह से आपका प्लानिंग बनाएं कि जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल रहे और ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको एक टारगेट को, आपकी प्रायोरिटी को देना है। ज़िंदगी में हर एक की प्रायोरिटी अलग अलग होती है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपेयर करने वाले की प्रायोरिटी बिल्कुल ही उसका रिजल्ट हो सकती है, तो उसी प्रायोरिटी को आप ध्यान में रखते हुए टाइम टेबल को बहुत ध्यान से बनाना। टाइम मैनेजमेंट सूत्रा का एक हमारा अगला सेशन रहेगा नेक्स्ट किसी एक सेशन में, तो उस सेशन में आपको मैं टाइम टेबल का आइडियल एक स्ट्रक्चर भी बताऊंगा और साथ में उसका पीडीएफ भी मैं आपको शेयर करूंगा। तो बिल्कुल उसके लिए आप अपडेट रखिए खुद को। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है कि बेसिक कंसेप्ट्स में क्लियरिटी रखना है। यूपीएससी को अगर जल्द यानी कि कम उम्र में सक्सेस पाना है या कम अटेम्प्ट में हमें सक्सेस पाना है, तो उसके लिए शुरुआत जो है वो काफ़ी समझदारी के साथ में, और यूपीएससी की जो डिमांड है कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, एक अप्रोच डेवलप हो, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। तो इसलिए आप जो भी है सिलेबस में जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखो, बेसिक कंसेप्ट होंगे वो क्लियर करो। कहीं कहीं पे कंसेप्चुअल पार्ट ना होते हुए सिर्फ फैक्ट पार्ट होगा, उनको भी अच्छे से समझने की कोशिश करो और सिलेबस को समझो। जो भी पढ़ोगे उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो, ना कि स्पीड बढ़ाओ। शुरू में ही अगर स्पीड ले लोगे, भाई इतने दिन में ये खत्म करना है, इतने दिन में ये खत्म करना है, ऐसा नहीं। फर्स्ट रीडिंग जो है काफ़ी ही सरल और समझदारी के साथ होनी चाहिए। चीज़ों को समझने की कोशिश करो। फर्स्ट रीडिंग में नोट्स निकालने के पीछे मत पड़ो। अगर फर्स्ट रीडिंग में नोट्स निकालोगे तो सिर्फ नोट्स बनाने में आपका समय चला जाएगा, चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो आप पहले समझो सिलेबस, सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, बुक्स थ्रूली जाओ सबसे और कंसेप्ट क्लियर करो, हर चीज़ को समझने की कोशिश करो, तो वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपके लिए एक जो स्ट्रेटेजी में इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रिवीजन। आगे जब आप पढ़ोगे उसके बाद रिवीजन, फिर नोट बनाना। और नोट बनाना मीन्स नोट्स खुद निकालो या फिर किसी दोस्त से नोट्स लो, जो भी आप करो, लेकिन एक बार जो बेसिक सब्जेक्ट की जो बुक होती है उनको पढ़ना मत भूलो, सीधा नोट्स पे मत जाइए। और रिवीजन जो है कम से कम हर एग्जाम से पहले 3 से 4 बार रिवीजन होना जरूरी होता है। तो उस तरह से आपका शेड्यूल फ्रेम करो कि आप रिवीजन अगर नहीं करते तो आखिरी में आपको बहुत मेहनत करने के बाद भी, बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद भी आपका रिजल्ट आखिरी में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप रिवीजन पे फोकस करना, 2 से 3 बार रिवीजन करना। देखो रिवीजन के अलग अलग तरीके होते हैं, डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन, या फिर पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद रिवीजन। जो धीरे धीरे आप उसको डेवलप कर लोगे, लेकिन आपका प्लानिंग में रिवीजन के लिए बिल्कुल समय रखो टाइम टेबल में, तो उससे आपको अपने आप में आइडिया लग जाएगा कि रिवीजन की कितने ज़रूरत होती है पढ़ाई के लिए। उसके बाद है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ना, समझना और सॉल्व करने की कोशिश करना। यूपीएससी ने उसका सिलेबस ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन आते हैं उनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम क्वेश्चंस को समझ जाएंगे तो हमें एक्चुअल में यूपीएससी की डिमांड एक स्टूडेंट की तरफ से कैसी डिमांड है, क्या एक्चुअल हमसे वो चाहते हैं। देखो हर यूनिवर्सिटी में टॉपर्स रहते हैं, लेकिन हर टॉपर यूपीएससी नहीं क्रैक कर पाता, क्योंकि यूपीएससी में एक अलग तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है, अलग तरह का फ्रेमिंग बना हुआ है। जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं वो जो बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग उनको नहीं जमती, या फिर जो यूपीएससी ने पूछा है उसको छोड़ के कुछ और लिख के आ जाते हैं और उससे ज़्यादा लिख के आ जाते हैं, फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि वो यूपीएससी की डिमांड जो क्वेश्चन पेपर आते हैं प्रीवियस ईयर के उनके थ्रू समझ नहीं पाते। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उनको समझना बहुत ज़रूरी है। आगे नेक्स्ट 1-2 महीने के बाद में मैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उनके आइडियल आंसर्स और उसके साथ में ही आने वाले समय में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसका भी मैं आपको सेशन सेपरेट लूँगा, और उसके लिए भी आपको काफ़ी मेरी तरफ से जितना क्लैरिटी दे सकता है उतना देने की मेरी कोशिश रहेगी। उसके बाद में इम्पोर्टेंट टास्क है कि मॉक टेस्ट देना। जो भी आपकी टेस्ट जो भी पढ़ाई हो रही है उसमें आप
किस लेवल पे पहुँचे हो, कौन से टॉपिक आपके सही हुए, कौन से टॉपिक आपके पीछे है, वो चीज़ें तभी आप समझ सकते हो जब तक आप उसमें टेस्ट में बैठते हो। अगर टेस्ट सीरीज नहीं दोगे और सीधा एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो वहाँ पे आपको जाके पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ पे कमज़ोर हो। इसलिए मॉक टेस्ट देना ज़रूरी होता है। उससे जो गलतियाँ हैं, सिली मिस्टेक्स है, वो भी समझ में आती है और काफ़ी सुधार और इम्प्रूव होने की हमें वहाँ पे मदद मिलती है। तो वो टेस्ट सीरीज लगाना ज़रूरी होता है। उसके बाद अगली जो स्ट्रेटेजी में इम्पोर्टेंट पार्ट आता है करंट अफेयर का। यूपीएससी की जो प्री होती है उसमें 20 से 25% करंट अफेयर का पार्ट होता है। अभी तो काफ़ी बढ़ गया है, हर क्वेश्चन में करंट दिखने लगता है, यहाँ तक कि हिस्ट्री में भी करंट्स के सवाल आ जाते हैं और मेंस में तो उसका काफ़ी ज़्यादा रोल है। तो करंट अफेयर जो पढ़ो वो सिलेबस के साथ जुड़ा हुआ ही करंट अफेयर पढ़ो। सिलेबस में जो चीज़ें दी है उसके बारे में जो भी अपडेट होगी उनको हमें देखना है। करंट अफेयर किस तरह से पढ़ना है, करंट अफेयर हमारे लिए रिलेवेंट है, इम्पोर्टेंट है, नहीं है, वो कैसे हमें समझना है उसके बारे में, और साथ ही साथ न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए और मैगजीन्स किस तरह से पढ़ी जाए उसके बारे में भी हमारा सेशन रहेगा। तो वो सेशन भी आप आगे अटेंड करना। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मास्टरिंग इन आंसर राइटिंग स्किल। मेंस के समय पे हमें आंसर राइटिंग की स्किल जरूरी है। जैसे कि आगे की स्लाइड में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके आइडियल आंसर के बारे में डिस्कस किया, तो ज़रूर हम इस बारे में भी उस समय पे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। टाइम लिमिट और वर्ड लिमिट और साथ ही डिमांड कैसे फुलफिल की जाए उसके बारे में हमारा वहाँ पे अच्छे से डिस्कशन होगा। और उसके बाद है आपको अगर साल 2 साल 1.5 साल जो भी समय आप प्रिपरेशन के लिए दे रहे हो, डेडिकेटेडली दे रहे हो, तो उस बीच में आपको आपकी हेल्थ, फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को हमें बनाए रखना ज़रूरी होगा। अगर आप बीच में बीमार पड़ गए या फिर आप इतने थक गए, मेंटली आप डिस्टर्ब हो गए, स्ट्रेसफुल ज़्यादा रहने लग गए, ध्यान में नहीं आ रहा, पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो उस समय पे हमें दिक्कत आती है। तो उसको साउंड रखने के लिए, मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस को बनाए रखने के लिए हमें डेली रूटीन बनाना पड़ता है और उसको हमें फॉलो भी करना पड़ता है। तो वो रूटीन किस तरह से बनाया जाए उस पर भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इम्पोर्टेंट अगला है कि मेंटरशिप, अनलॉकिंग सक्सेस थ्रू मेंटरशिप। मेंटरशिप मीन्स गाइड, पर्सनल गाइड करने वाले, आपको पथदर्शक जो भी रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे, वो मेंटरशिप प्रोग्राम आप अटेंड करने की कोशिश करेंगे। जब हम पढ़ाई करते थे, चाहे हमने ज़्यादा कोचिंग करी नहीं, लेकिन पर्सनल मेंटर्स रखे, गाइड रखे, चाहे वो अपने दोस्त हो, पढ़ाई करने वाले हो या फिर अपने सीनियर हो, उनसे रेगुलर टच में रह के हर टॉपिक पे, हर इशू पे, हर समय पे, हर डाउट पे हम उनसे जुड़ते थे। तो वही आपको भी कोई ना कोई मेंटर रखना ज़रूरी है जो आपको काफ़ी उसमें इजाफा देगा। अगर मुझे यूपीएससी में मैं तभी सफल हो पाया जब मेरे पास मेंटर आ गया। किसी को मैंने किसी से गाइडेंस लेना शुरू किया, उसके बाद मेरा रिजल्ट आया। तब तक मैं खुद पढ़ाई करता रहता था लेकिन काफ़ी गलतियां होती रहती थी। तो मेंटरशिप ज्वाइन करने के बाद में, पर्सनल मेंटर ज्वाइन करने के बाद में मेरा रिजल्ट आया और उसके बाद किसी भी एग्ज़ाम में मुझे कोई दिक्कत आई नहीं। तो आप भी आपके दोस्त, आपके सीनियर या फिर किसी चैनल के थ्रू मेंटर्स यानी कि गाइड, पर्सनल गाइड, ग्रुप और डाउट सेशन के लिए अटेंड करने की कोशिश करो। उसके बाद जो मेंटर है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसने ऑलरेडी एग्जाम क्रैक की हो या फिर उसके पास ज़्यादा तजुर्बा हो गाइड करने का, इस तरह से ही चाहिए। मेंटर ऐसा ना हो कि आपको ये बोले कि यार आपसे नहीं हो पाएगा, आप में ये कमियां है, वो कमियां है, सिर्फ आपकी कमियां गिनाता रहे, आपको अंडर ये करता रहे, प्रेशर बनाए रखे या फिर आपको ज़्यादा ही उलझाने की कोशिश करे। इस तरह से मेंटर नहीं चुनना है। मेंटर पॉजिटिव, कॉन्फिडेंस देने वाले और सही रास्ता दिखाने वाले चुनने हैं। और एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्टडी ग्रुप फॉर कोलैबोरेटिव लर्निंग। इसमें भी काफ़ी इजाफा होता है। हम प्रिपरेशन करते समय फैमिली के साथ में भी रहते थे, फिर भी हमने एक सेपरेट पढ़ाई के लिए रूम रखा और वहाँ पे हमने 4-5 दोस्त मिलकर पढ़ाई करने लगे और सभी का एक ही गोल होने की वजह से उसमें काफ़ी हमारा बेनिफिट हुआ। सबका शेड्यूल सेम रहा, सबको पढ़ते समय एक दूसरे की हेल्प मिलती रही और उसका बेनिफिट हमें काफ़ी मिला। उसमें से सभी लोग कहीं ना कहीं अभी सर्विस में, यूपीएससी में भी, एमपीएससी में भी और दूसरे जगह पे भी। आप भी बिल्कुल
एक 2 या 3 लोगों का ग्रुप बनाओ। ग्रुप में ऐसे ही लोग रखो जो एक दूसरे के विचारों के साथ जुड़े हैं, एक दूसरों की सोच सही है और साथ ही साथ एक दूसरे को खींचने वाले ना हो, पीछे ले जाने वाले ना हो। नहीं तो आप ऐसे दोस्त चुनोगे वो आपको यूपीएससी से हटा के और कहीं पे ले जाके पटक देगा। तो दोस्त चुनते समय भी आप ध्यान रखो कि समान उद्देश्य वाले दोस्त आपके साथ रखो। और अगर आपको तेजस्विनी फाउंडेशन के माध्यम से मैं हूँ, मेरे साथी और अलग अलग मेरे दोस्त हैं जो भी इसमें जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनका पर्सनल गाइडेंस और मेंटरशिप प्रोग्राम चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। साथ ही साथ जो व्हाट्सएप के लिए लिंक शेयर करी हुई है उसको भी आप जुड़ जाए ग्रुप में, तो आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करने की कोशिश करेंगे। फिर से अगले सेशन में जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद।